कल आपकी अगर आपकी नज़र से गुजरा हो इरफान सिद्दीकी साहब के जो मोदी साहब ने खिताब किया, उसमें उन्होंने जैसे मैंने जिक्र किया कि कुछ हक़ाइक़ थे उनको छुपाने की कोशिश भी की। फिर सिंध तास मुआहदे के हवाले से जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, अब मुज़ाकरात का तो कहा गया है, टॉक्स तो हो रही हैं, लेकिन आप समझते हैं कि सिंध तास मुआहदे को माइनस करके कोई बात हो सकती है भारत के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिर गुरमानी साहब। भारत ने जो मुहिम जुई की, मेरा ख्याल ये है कि अगर वहाँ पे कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तरह की सूरत हाल को तासुब की ऐनक लगाए बग़ैर देखते हैं, तो उन्हें संजीदगी के साथ अपने वज़ीर आज़म से बात करना होगी, उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है उसका तज्जिया करना होगा और सोचना होगा कि क्या 1.5 अरब इंसानों की तकदीर और भारत की तकदीर एक ऐसे शख्स के हाथ में दी जा सकती है जिसने न सिर्फ भारत के लिए रसवाई का सामान किया, बैन-अल-अक़वामी सतह पे भी भारत को तनहा कर दिया। कश्मीर का मसला जो उनके ख़्याल में शायद दब चुका था, उसको भी उस वज़ीर आज़म ने ताज़ा कर दिया। उस वज़ीर आज़म ने ये भी साबित कर दिया कि भारत के मुकाबले में पाकिस्तान की फोर्सेस कितनी तवाना है, उसकी टेक्नोलॉजी कितनी तवाना है, उसके अवाम कितने मुतहिद हैं अपने मुल्क के दिफा के लिए, और वो कितने मौसर और कारगर तरीके से किसी भी मुहिम जुई का जवाब दे सकते हैं। फिर अपनी सियासी नाकामियों को देखे, फिर अपनी सफारती नाकामियों को देखे, तो मेरा ख्याल ये है कि ये चंद रोज़ा जो 4-5 दिन की लड़ाई थी, जिसका आगाज़ उन्होंने किया सोच समझ के किया, ख़ुद अपनी मर्ज़ी से अपने हथियार चुने, अपने हदफ चुने, लेकिन उसके बावजूद जो नाकामी हुई उसका तज्जिया उसे करना चाहिए। मुझे अफसोस हुआ, कल मैंने उनकी तकरीर सुनी प्रधानमंत्री की, उन्होंने भी अब भी इस सारी हजीमत के बाद भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको छुपाया जा सके। हालांकि दुनिया देख चुकी है, पाकिस्तान नहीं कह रहा, पाकिस्तान के दावे चलें आपके ख्याल में महल्ले नज़र होंगे या शायद दुरुस्त ना हो, सारी दुनिया आपको कह रही है आपके तैयारे तबाह हो चुके हैं, आपका कोई जो हदफ था वो पूरा नहीं हो सका है, आपने आलमी सतह पे कुछ नहीं हासिल किया है, आपने भारत के कद काठ को ख़राब कर दिया है। तो मेरा ख्याल ये है कि संजीदगी का मुजाहरा करते हुए भारत को न सिर्फ सोचना होगा बल्कि चंद एक बातों पे, एक बात बड़ी वाज़ेह है जो साल हा साल से कही जा रही है और जिसको अमेरिकी सदर ने वाज़ेह किया है कि मसलाए कश्मीर को जब तक हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, उन अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक हल नहीं कर लेते, ये जो जंग का एक सबब बनी हुई चीज़ है, एक मरकज़ है या हमारे दरमियान कशीदगी का सबब है, उसको दूर नहीं कर लेते तो बात आगे बढ़ेगी नहीं। अब इसमें शामिल कर दिया है सिंतास को भी उसने, हालांकि वो एक सेटल्ड चीज़ थी। फिर दहशतगर्दी है। ये 2-3 पॉइंट्स का एजेंडा है जिस पे उसे बात करना होगी। ये बात हथियारों से नहीं हो सकती, मिसाइलों से नहीं हो सकती, ड्रोन से भी नहीं हो सकती, इससे आगे चल के एटमी हथियारों से भी नहीं हो सकती। हथियार और जंगें तबाही लाती हैं, मुज़ाकरात बात जो है वो मसाइल को हल करती है। उनके अवाम, हमारे अवाम खुश। जी। हाँ, लेकिन इरफान साहब, कल आपने देखा, इससे पहले भी ऐवान के अंदर, वो सेनेट हो या कौमी असम्बली हो, कि एक तरफ जंग थी और दूसरी तरफ जो आपके सियासी मुखालफिन हैं वो बार बार मियाँ साहब का नाम ले रहे थे कि मियाँ साहब क्यों खामोश हैं, मियाँ साहब मोदी का नाम क्यों नहीं ले रहे। आज हमने कुछ बयानात ये भी देखे कि जो ऑपरेशन हुआ वो तो मियाँ साहब की निगरानी और उनकी मंजूरी से हुआ। तो ये जो मियाँ साहब के हवाले से आपके सियासी मुखालफिन सवाल उठा रहे हैं, सर आप समझते हैं कि ये वक्त नहीं था इन सवालात का, या मियाँ साहब की खामोशी पर सवालात उठाना? देखिए गुरमानी साहब, मैं तो ये कहता हूँ कि जो अपोजिशन है, पहली बात तो ये है कि एक ऐसा मरहला है, एक ऐसा मकाम है, एक ऐसी सूरत हाल से हम गुज़र रहे हैं कि हमें इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि एक वज़ीर आज़म साबिक़ जो इस वक्त जेल के अंदर पड़ा हुआ है उसका रवैया क्या रहा है, किसके बारे में वो क्या कहता रहा है, पाकिस्तान की सलामती के हवाले से क्या हुआ है। 2019 में जब पाकिस्तान पर बालाकोट पे हमला हुआ था तो उस वक्त की सूरत हाल, हम इन बहस में पढ़ना नहीं चाहते। लेकिन अगर वो पढ़ना ही चाहते हैं तो वो ये देखें कि इस वक्त नवाज़ शरीफ की हुकूमत है, इस वक्त सूबे में भी उसकी हुकूमत है,
इस हुकूमत ने, जो नवाज शरीफ की बुनियादी तौर पे हुकूमत है, उस हुकूमत ने क्या वो बोली है या वो नहीं बोली है? वो ज़ुबान से भी बोली है, वो हाथ से भी बोली है, वो हथियारों से भी बोली है, और उसने पूरी कुव्वत के साथ भारत का मुकाबला किया है, नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो सलामती और तहफ़्फ़ुज़ का अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम के बाद सबसे बड़ी अलामत है और सबसे बड़ा एक दिफ़ाई हथियार है हमारी एटमी कुव्वत है। उस एटमी कुव्वत के अंदर वो जो खौफ हमारे दुश्मनों पे तारी रखता है, जो कपकपी तारी रखता है, उसके अंदर नवाज शरीफ नहीं बोल रहा है। आपके जो JF-17 थंडर तैयारे हैं जिसकी टेक्नोलॉजी, उसका ज़रा मुआयदा जाके देखें, उस पर नवाज शरीफ के दस्तखत है। नवाज शरीफ अब इस जंग के अंदर भी, अब ये समझना कि जी नवाज शरीफ उन्हीं के लीडर जैसा एक ऐसा शख्स है जिसे बात बात पे बोलना है, सुबह कुछ कहना है, शाम कुछ कहना है, गली मोहल्ले वालों की तरह बयानात जारी करने हैं, ये उसका मनसब नहीं है। अब उसने बड़ा जची तुली कौम को फतह की मुबारकबाद दी है। वो जो ज़रूरी मुशावरत का अमल रहा है उसके अंदर भी शरीक रहा है। नवाज शरीफ इस पूरी 4-5 रोज़ा जंग के अंदर दबंग तरीके से बोला है, अमली तौर पे बोला है, प्रैक्टिकली बोला है। उसने ज़ुबान हिलाई है या नहीं हिलाई है, उसने भारत के दरो दीवार ज़रूर हिलाए हैं। जब भी एटमी हथियारों की बात होगी, मिज़ाइलों की बात होगी, नवाज शरीफ का नाम आएगा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम आएगा, बेनज़ीर का नाम आएगा। ये वो लोग हैं जो बोलें या ना बोलें उन्हें लोग याद करेंगे। पाकिस्तान की दिफाई दीवार को नाकाबिल तस्खीर बनाने में जो नवाज शरीफ का परचम लहरा रहा है एक एक पत्थर के ऊपर, वो बोल रहा है, वो बोलता रहेगा। जो दो किरदार दूसरे में नाम लिए वो दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन वो बोल रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब, अब एक तासुर तो ये है ना कि चलें एक बड़ी जीत हुई, एक फ़तह हुई पाकिस्तान के हवाले से, एक जो बीच में हालात थे हम उससे निकल आए, लेकिन अब सियासी इस्तेकाम के हवाले से बात हो रही है। हमने PTI के कुछ रहनुमाओं के बयानात सुने। अब वो चाहते हैं कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हों और हम आगे बढ़ें। तो बीच में हमने देखा कि हुकूमत भी जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का इरादा रख रही थी। सर, ये दो चीज़ें बताइएगा कि APC बुलाने का इरादा आप रख रहे हैं और PTI से अभी भी मुज़ाकरात हो सकती है, जिस कमेटी के आप तर्जमान हैं, उस कमेटी को बहाल फंक्शनल किया जा सकता है? देखिए जी, जहाँ तक गौरमानी साहब मेरी ज़ाती राय है, मैं कहता रहा हूँ और इस कमेटी का तर्जुमान होने के नाते, हुकूमती कमेटी का हिस्सा होने के नाते, जो अब गैर मौसर हो चुकी है, अगर तहलील नहीं हुई तो भी उसका कोई इस वक्त किरदार नज़र नहीं आता। लेकिन मेरा जो तजर्बा है, और मैं कहता भी रहा हूँ, आपके चैनल्स पे बारहा कह चुका हूँ कि ये जमात मुज़ाकरात के लिए, जमहूरी रवायात के लिए, मिल बैठने के लिए, मामलात को संजीदगी से हल करने के लिए अपनी पुराने जो मैले कपड़े हैं उन्हें किसी एक तरफ फेंक कर एक नई जमहूरी पोशाक पहनने के लिए तैयार नहीं है। ये बनी ही नहीं है इस मकसद। इसने लड़ाई करनी है, इसने झगड़ा करना है, इसने बात आपसे कुछ करनी है, बाहर कॉरिडोर पार्लियामेंट के अंदर जो है वहाँ निकल के कुछ करनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ करनी है, जेल के बाहर कुछ करनी है, अदालत के बाद कुछ करनी है। तो मैं इस वक्त जो माहौल है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इस मौजू पे ज़्यादा बात करूँ, लेकिन मेरी राय आपने पूछी है, मेरी राय ये है कि इनके साथ हमारी तरफ से हमने नहीं कहा है कि इन्होंने, आप जानते हैं कि मुज़ाकरात का अमल इन्होंने शुरू किया था और इन्होंने ख़त्म कर दिया, बीच में ख़त्म कर दिया। तो अब भी अगर ये संजीदा हैं और कहते हैं कि जी हाँ, जो चीज़ें इस वक्त तक भी इरिटेंट है, 10 मई हमारी कौमी ज़िंदगी में एक बहुत बड़े फ़तह याब दिन के तौर पर, बुनियाने मरसूस की याद के तौर पर ज़िंदा रहेगा। लेकिन उससे एक दिन पहले 9 मई का दिन जो है वो भी कुछ हवालों से हमेशा याद रहेगा। अब 9 मई और 10 मई का तकाबुल आप करेंगे तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि इनका रवैया क्या रहा है माजी में और अब क्या है। अगर ये इन चीज़ों से निकलते हैं और जमहूरी रवायात के तहत अच्छे तरीके से बातचीत करना चाहते हैं, अगर सुई आपकी अटकी हुई है जी कि फ़लाँ शख्स को निकालो, तो भाई निकालने का एक तरीका होता है ना। हमारे लीडर्स रहे हैं जेलों के अंदर, वो तरीक़ों से निकले हैं, जमहूरी अमल से निकले हैं, अदालती अमल से निकले हैं, फ़ैसलों से निकले हैं। आप भी उस अमल से गुजर रहे हैं तो ठीक है, आपको जो रिलीफ मिलेगा मिलेगा। लेकिन ये कहना कि ये मुज़ाकरात करने पे संजीदा हैं, बिल्कुल संजीदा नहीं है।